तारीख थी 30 नवंबर 2003। बेंगलुरु में रहने वाले गिरीश और शुभा की सगाई का खास दिन। घर में खुशियों का माहौल था। परिवार शादी की तैयारियों में जुट गया। हर कोई इस नए रिश्ते को लेकर उत्साहित था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सगाई के सिर्फ 4 दिन बाद जो परिवार अपने बेटे की शादी के सपने देख रहा था, उन्हें उसकी लाश मिली। यह खबर पूरे परिवार को तोड़कर रख देने वाली थी। सवाल यह था कि सगाई के 4 दिन बाद ही गिरीश की मौत कैसे हुई? क्या यह हत्या थी? अगर हां, तो हत्यारे कौन थे और अब वे कहां हैं? सबसे बड़ा सवाल यह भी था कि पुलिस ने इस केस का खुलासा कैसे किया। यह केस उस समय पूरे बेंगलुरु में सनसनी बन गया था। गिरीश की मौत किसी हादसे का नतीजा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। अपराधी ने इसे बेहद चालाकी और परफेक्ट प्लानिंग के साथ अंजाम दिया था। लेकिन पुलिस ने भी हार नहीं मानी। अपने शानदार तरीके से केस की गुत्थी सुलझाई और अपराधी को बेनकाब कर दिया। जिस तरह से पुलिस ने इस केस को हल किया, वह वाकई काबिले तारीफ था। आखिर साजिश क्या थी? अपराधी कौन था? और पुलिस ने सच तक कैसे पहुंची? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में सिलसिलेवार मिलेंगे। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले भारत बुलेटिन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, इस कहानी के 2 सबसे अहम किरदार हैं। 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बीवी गिरीश और 21 साल की लॉ ग्रेजुएट शुभा शंकर नारायणन। गिरीश और शुभा बेंगलुरु के 2 प्रतिष्ठित परिवारों से थे। गिरीश एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे, जबकि शुभा ने हाल ही में अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की थी और अपने करियर की शुरुआत करने की तैयारी में थी। दोनों परिवार करीब 15 सालों से एक दूसरे को जानते थे। साल 2003 के अंत में दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से शुभा और गिरीश की शादी तय की। 30 नवंबर 2003 को बड़े ही धूमधाम से उनकी सगाई हुई। इस खास दिन पर परिवार और करीबी दोस्तों के बीच खुशी का माहौल था। सगाई के बाद तय हुआ कि अप्रैल 2004 में दोनों की शादी कर दी जाएगी। यहां तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य और सुखद लग रहा था, लेकिन किसे पता था कि यह खुशियों का माहौल कुछ ही दिनों में एक दर्दनाक हादसे में बदलने वाला था। जो परिवार अपने बेटे की शादी के सपने देख रहा था, वही परिवार 4 दिन बाद उसकी मौत का मातम मना रहा था। या फिर यह कहें कि जो सब कुछ सामान्य दिख रहा था, असल में पर्दे के पीछे एक अलग ही कहानी चल रही थी। कुछ लोगों द्वारा एक गहरी साजिश रची जा रही थी, जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। खैर, सगाई के बाद दोनों परिवारों ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। गिरीश और शुभा भी आपस में बातचीत करने लगे। इसी बातचीत के दौरान एक दिन शुभा ने गिरीश से डिनर पर ले जाने की बात कही। शुभा की इस बात पर गिरीश तुरंत तैयार हो गया। 3 दिसंबर 2003 की शाम गिरीश ने ऑफिस से काम खत्म करने के बाद सीधे शुभा की लोकेशन पर पहुंचने का प्लान बनाया। शुभा को अपने स्कूटर पर बैठाकर वह डिनर के लिए निकल पड़ा। डिनर पर जाने की बात गिरीश ने अपने परिवार वालों को पहले ही बता दी थी और यह भी कहा था कि वह रात 10 बजे तक वापस आ जाएगा। लेकिन रात के 10 बजे बीत चुके थे और गिरीश अब तक घर नहीं लौटा था। उसका परिवार उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे चिंता बढ़ने लगी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो गिरीश घर नहीं लौटा? क्या यह एक सामान्य देरी थी या किसी बड़ी साजिश की शुरुआत? तभी बेंगलुरु के मशहूर मणिपाल हॉस्पिटल से गिरीश के माता पिता को एक फोन कॉल आता है। कॉल में बताया जाता है कि उनका बेटा बेहद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। यह सुनकर गिरीश के माता पिता हैरान और परेशान हो जाते हैं। घबराते हुए वे तुरंत शुभा को फोन करते हैं। शुभा फोन पर बताती है कि जब वह और गिरीश डिनर से वापस लौट रहे थे, तभी कुछ गुंडों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। उन्होंने लूटपाट करने की कोशिश की और गिरीश ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान गुंडों ने गिरीश पर हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। गिरीश के माता पिता यह सुनते ही तुरंत अस्पताल पहुंचते हैं। शुभा भी वहां मौजूद रहती है। डॉक्टर गिरीश की जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थीं कि सभी प्रयास नाकाम साबित होते हैं। 4 दिसंबर 2003 को सुबह 8:05 पर डॉक्टर गिरीश को मृत घोषित कर देते हैं। यह खबर परिवार के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थी। सगाई के सिर्फ 4 दिन बाद वह परिवार जो शादी की तैयारियों में जुटा था, अब अपने बेटे को खोने का गम सह रहा था। पर सवाल यह था
क्या यह सचमुच एक लूटपाट का मामला था या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश छिपी थी? गिरीश के माता पिता के लिए यह घटना किसी भयंकर सदमे से कम नहीं थी। जिस परिवार में बेटे की शादी के सपने देखे जा रहे थे, वहां अब बेटे की अर्थी सजाई जाने लगी। बेटे की मौत के बाद उसी दिन यानी 4 दिसंबर 2003 को गिरीश के पिता वेंकटेश ने विवेकनगर पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज होने के साथ ही पुलिस हरकत में आ गई और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस के पास इस घटना से जुड़ा इकलौता गवाह था, शुभा, जो घटना के वक्त गिरीश के साथ मौजूद थी। सबसे पहले पुलिस ने शुभा का स्टेटमेंट दर्ज किया। शुभा ने अपने बयान में बताया कि वह और गिरीश बेंगलुरु के एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए थे। डिनर के बाद वे स्कूटर से घर लौट रहे थे। रास्ते में जब वे रिंग रोड पर मौजूद एयर व्यू पॉइंट को पार कर रहे थे, तभी यह घटना हुई। शुभा के इस बयान से पुलिस को जांच के लिए शुरुआती सुराग तो मिला, लेकिन यह जानना जरूरी था कि क्या यह बयान पूरी सच्चाई थी या फिर इसके पीछे कुछ और छिपा हुआ था। तभी शुभा गिरीश से एयर व्यू पॉइंट पर रुकने की रिक्वेस्ट करती है। यह वह जगह है जहां से एचएएल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ का शानदार नजारा देखा जा सकता है। शुभा की रिक्वेस्ट पर गिरीश अपनी स्कूटर वहीं रोक देता है। शुभा के मुताबिक दोनों वहां खड़े होकर फ्लाइट्स का नजारा देखने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर में उनकी यह शांत शाम अचानक खौफनाक मोड़ ले लेती है। शुभा के बयान के अनुसार कुछ अजनबी वहां आ जाते हैं और दोनों से लूटपाट की कोशिश करने लगते हैं। गिरीश इस लूटपाट का विरोध करता है, लेकिन तभी एक गुंडा लोहे की बड़ी रॉड लेकर गिरीश के सिर के बाईं तरफ जोरदार वार कर देता है। इस हमले के बाद गिरीश तुरंत वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। गुंडे वार करने के बाद वहां से भाग निकलते हैं। शुभा के मुताबिक वह इस हमले के बाद वहां से गुजर रहे लोगों से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन सवाल यह था कि क्या यह घटना वाकई लूटपाट की थी या इसके पीछे किसी बड़ी साजिश का हिस्सा छिपा था। कुछ देर बाद एक कार वहां आकर रुकती है। कार चालक की मदद से शुभा गिरीश को मणिपाल अस्पताल पहुंचाती है और इस घटना की जानकारी गिरीश के परिवार वालों को देती है। शुभा का बयान सुनने के बाद पुलिस को इसमें कोई झूठ नजर नहीं आता। वैसे भी रिंग रोड के आसपास इस तरह की लूटपाट की कई घटनाएं हो चुकी थीं। इसी वजह से पुलिस को भी शुभा के बयान पर पूरा यकीन हो जाता है और वे इस केस की जांच लूटपाट के एंगल से आगे बढ़ाने लगते हैं। कई हफ्तों तक जांच चलती रही, लेकिन पुलिस को कोई खास सफलता नहीं मिली। इसी बीच पुलिस को पता चलता है कि गिरीश की मौत से 4 दिन पहले ही उसकी सगाई हुई थी। मामले को और गहराई से समझने के लिए पुलिस ने गिरीश और शुभा की सगाई का वीडियो देखने का फैसला किया। सगाई के वीडियो को देखते समय एक सीनियर पुलिस अधिकारी नोटिस करते हैं कि शुभा पूरी वीडियो में कुछ ज्यादा ही गुमसुम और खोई खोई सी नजर आ रही थी। यही नहीं, अस्पताल और पूछताछ के दौरान भी शुभा का व्यवहार थोड़ा अजीब और असामान्य लग रहा था। शुभा के इस अजीब व्यवहार ने पहली बार पुलिस को उस पर शक करने पर मजबूर किया। हालांकि पुलिस जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के बजाय अपनी जांच का दायरा और बढ़ाने का फैसला करती है। 2003 के आसपास मोबाइल फोन आज की तरह आम नहीं थे। तब किसी भी पुलिस जांच में कॉल डिटेल्स या सीडीआर निकलवाने का ज्यादा चलन नहीं था, लेकिन इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस ने शुभा की कॉल डिटेल्स की जांच करने का फैसला किया। जब पुलिस को शुभा की कॉल डिटेल्स मिली तो उन्हें पता चला कि वह एक नंबर पर बार बार कॉल कर रही थी। खास बात यह थी कि घटना वाले दिन यानी 3 दिसंबर 2003 शुभा ने एक ही नंबर पर 73 बार कॉल किया था और सैकड़ों मैसेज भी भेजे थे। जब पुलिस ने उस नंबर की जानकारी निकाली तो पता चला कि यह नंबर अरुण वर्मा नाम के एक लड़के का है। आगे की जांच में पता चला कि अरुण वर्मा भी बीएमएस कॉलेज में लॉ का फर्स्ट ईयर का छात्र है और शुभा से 2 साल जूनियर है। पुलिस ने कॉलेज जाकर इन दोनों के दोस्तों से जानकारी जुटाई। दोस्तों ने खुलासा किया कि शुभा और अरुण एक दूसरे को प्यार करते थे। ये जानने के बाद पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया और अरुण वर्मा को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान अरुण ने स्वीकार किया कि उसकी और शुभा की दोस्ती जरूर है, लेकिन उसने खुद को गिरीश की हत्या से अलग बताया। अरुण ने यह भी दावा किया कि घटना वाले दिन वह बेंगलुरु में था ही नहीं। पुलिस के पास अरुण के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे, इसलिए उसे शक के बावजूद कुछ देर पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया।
लेकिन पुलिस ने अरुण पर नजर रखना जारी रखा। यही रणनीति पुलिस को बड़ी सफलता दिलाती है। जैसे ही अरुण वर्मा पुलिस स्टेशन से बाहर निकला, उसने सबसे पहले शुभा से संपर्क किया। इस हरकत से पुलिस का शक और गहरा गया। उन्हें समझ आने लगा कि इस कहानी में कुछ ऐसा है जो उनसे छुपाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने शुभा के करीबी दोस्तों और यहां तक कि उसकी ब्यूटिशियन से भी पूछताछ की। इस गहन जांच के बाद मामले में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आने लगे। शुभा की ब्यूटिशियन ने बताया कि एंगेजमेंट से पहले शुभा बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसने एंगेजमेंट वाले दिन भी कहा था कि भले ही एंगेजमेंट हो जाए, वह शादी नहीं करेगी और शादी से पहले घर छोड़कर अरुण के साथ चली जाएगी। कई अन्य लोगों ने भी यही बयान दिया। घटना 3 दिसंबर 2003 को घटी थी और अब जनवरी 2004 का समय आ चुका था। इस दौरान केस में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन कुछ लोगों के बयान के बाद पुलिस का शक शुभा पर गहरा होने लगा। अब पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान शुभा ने एक हैरान करने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि वह असल में अरुण वर्मा से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार वालों को यह मंजूर नहीं था। जब परिवार को शुभा के अफेयर का पता चला, तो वे उसकी शादी गिरीश से कराने पर अड़ गए। शुभा ने हर तरीके से शादी को टालने की कोशिश की, लेकिन बात एंगेजमेंट तक पहुंच गई। एंगेजमेंट के बाद शुभा को यह महसूस हुआ कि यह शादी होकर रहेगी, तो अब उसने इस शादी को रोकने के लिए अरुण से मदद मांगी। अरुण वर्मा ने भी कुछ नहीं सोचा और अपनी परेशानी अपने कजन भाई दिनेश उर्फ दिनाकरण से शेयर की। दिनेश ने अरुण की मदद करने का वादा किया और उसे वेंकटेश नाम के एक लोकल गुंडे से मिलवाया। वेंकटेश के बारे में पता चला कि वह छोटे मोटे केसों में शामिल था और अपनी पहचान एक गुंडे के रूप में बनाता था। फिर एक दिन शुभा, अरुण वर्मा, दिनेश और वेंकटेश बीएमएस कॉलेज में मिले और एक बैठक के दौरान उन्होंने तय किया कि गिरीश को रास्ते से हटा दिया जाए। इसी बैठक में गिरीश को मारने का प्लान बनाया गया। पहले तो अरुण वर्मा और वेंकटेश ने 2-3 दिन तक गिरीश का पीछा किया, लेकिन किसी कारण से उनका प्लान 3 बार विफल हो गया। इसके बाद अरुण वर्मा ने गिरीश को फंसाने के लिए शुभा की मदद ली और उसे डिनर के बहाने गिरीश को बुलाने के लिए कहा। फिर प्लान के मुताबिक शुभा गिरीश को डिनर के लिए बुलाती है। जब वे वापस लौट रहे होते हैं, तो शुभा साजिश के तहत गिरीश से फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ देखने के बहाने एयरव्यू पॉइंट पर रुकने की रिक्वेस्ट करती है। गिरीश, जो इस साजिश से अनजान था, अपनी बाइक रोककर वहीं खड़ा हो जाता है और नजारे का आनंद लेने लगता है। शुभा इस दौरान एसएमएस के जरिए अरुण वर्मा और उसके साथियों को सूचित कर देती है कि गिरीश एयरव्यू पॉइंट पर रुका हुआ है। जैसे ही अरुण वर्मा, दिनाकरण और वेंकटेश को जानकारी मिलती है, वे तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं। गिरीश जब दूसरी तरफ मुंह करके नजारा देख रहा होता है, तब वेंकटेश एक लोहे के बड़े रॉड से उसके सिर पर हमला करता है। गिरीश वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। हमले के बाद अरुण, दिनाकरण और वेंकटेश वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद शुभा रोने का नाटक करती है और वहां से गुजर रहे लोगों से मदद मांगने लगती है। एक व्यक्ति अपनी कार रोकता है और उसी कार से शुभा गिरीश को मणिपाल अस्पताल ले जाती है और पुलिस को जानकारी देती है। फिर वह लूटपाट की झूठी कहानी सुनाती है। पुलिस पूछताछ के दौरान यह भी सामने आता है कि शुभा एक मॉडर्न लड़की थी, जिसे वेस्टर्न कल्चर पसंद था। दूसरी तरफ गिरीश सिंपल लाइफ जीना पसंद करता था। उसे डांस, क्लब, पब और शराब से कोई दिलचस्पी नहीं थी और यही वजह थी कि शुभा को गिरीश की सिंप्लिसिटी से ऐतराज था। वह डरती थी कि अगर गिरीश से शादी हुई तो उसका जीवन भी सिंपल हो जाएगा। इस वजह से शुभा ने गिरीश से शादी रोकने के लिए उसे खत्म करने का फैसला किया। शुभा के इस खुलासे के बाद 25 जनवरी 2004 को शुभा, उसके बॉयफ्रेंड अरुण वर्मा, अरुण के भाई दिनाकरण और दिनाकरण के दोस्त वेंकटेश को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनकी निशानदेही पर पुलिस लोहे के रॉड को भी बरामद कर लेती है। मामले की सुनवाई 25 फरवरी 2004 से मायो हॉल कोर्ट में शुरू होती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। गिरीश के पिता अकेले बेटे के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहते हैं, लेकिन 2-3 सालों तक कोई सुनवाई नहीं होती। इस बीच 18 दिसंबर 2007 को गिरीश के पिता की हार्ट अटैक से दुखद मौत हो जाती है। इसके बाद 19 दिसंबर 2007 से केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू होती है।
3 साल की लंबी सुनवाई के बाद जुलाई 2010 में गिरीश की हत्या में शुभा, अरुण वर्मा और 2 अन्य को उम्र भर की सजा सुनाई जाती है और इन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ गिरीश के परिवार और शुभा के वकील हाई कोर्ट में अपील करते हैं। गिरीश के परिवार का कहना था कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए, जबकि शुभा और अन्य दोषी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। कुछ महीनों की सुनवाई के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा और सभी दोषियों को जेल भेज दिया। हालांकि शुभा ने 72 महीने जेल में बिताने के बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट से जमानत प्राप्त कर ली। फिलहाल शुभा जमानत पर बाहर है, जबकि बाकी दोषी अभी भी जेल में हैं। इस मामले की वर्तमान स्थिति पर आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। भारत बुलेटिन से जुड़ी और भी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।